की सब्सिडी खत्म हो जाएगी, उस कानून को भी ठंडे बस्ते में और सेलेक्ट कमेटी पे भिजवाने का काम हमारे किसान यूनियन के लोगों ने, किसानों ने धरना प्रदर्शन करके किया। और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने फिर किसानों के जड़े पे नमक छिड़क दिया। भूमि अधिग्रहण अधिनियम इस प्रकार का संशोधित करके बना दिया जिसमें किसान की सहमति जरूरी थी। अगर जमीन की सरकार को जरूरत पड़े, जब तक किसान लिख के नहीं दिया तब तक जमीन एक्वायर नहीं हो सकेगी। परंतु सरकार ने इस प्रकार का कानून बनाया और उस सहमति के प्रावधान को निकाल दिया। रातों रात डीसी चाहेगा तो किसी की जमीन एक्वायर कर लेगा। हरियाणा प्रदेश की सरकार के चलते हुए किस प्रकार से किसानों को तंग किया गया। कहने लगे कि बिजली के 85,000 दरखास्तें हैं, किसानों तुम ऐसे करो, पहले तो ट्यूबवेल का कनेक्शन जिसमें लेना हो तो तुम स्टेट बनवाओ, खंभों के पैसे जमा कराओ, तार के पैसे, रेगुलेटर के पैसे, इंसुलेटर के पैसे जमा कराओ, ट्रांसफार्मर के पैसे जमा करवाओ, कोठा बनवाओ, ओसवाल की मोटर ले आओ। जब किसान ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, 3-3 लाख रुपये सरकार के खजाने में जमा कर दिए, तब कहने लगे तुम्हारा तो डार्क जोन में आता है, इसलिए ट्यूबवेल के कनेक्शन हो ही नहीं सकते। हरियाणा प्रदेश की सरकार के सिर के ऊपर आज 2,85,000 करोड़ का कर्जा चढ़ गया। कर्जे तो चढ़ जाते हैं, हम ट्रैक्टर के लिए लेते हैं, ट्यूबवेल के लिए लेते हैं, सरकारें भी लेती हैं, परंतु हरियाणा प्रदेश की सरकार ने 8.5 वर्ष और 3.5 साल का अंतराल हो गया, आज तक किसी गांव में स्कूल का कोई नया कमरा नहीं बनाया, कोई कम्युनिटी सेंटर इन्होंने नहीं बनाया, कोई गली इन्होंने बनाई नहीं। फिर कर्जा किस बात का चढ़ा है। आज हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से आपके सामने स्थिति कर दी कि बेरोजगार नौजवान मारे मारे फिरते। बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 का सूबा बन गया। आज एक CMI की रिपोर्ट आई है कि 25 लाख नौजवान आज बेरोजगार हैं और ये कहते हैं हमने पर्ची और खर्ची खत्म कर दी। जो बड़ी नौकरी लगाता है उसे HPSC कहते हैं, उसके दफ्तर में 3 करोड़ रुपये पकड़े गए। और हरियाणा स्टाफ सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो छोटी नौकरी लगाता है, हमारे पुंडरी के विधायक रणधीर सिंह के बेटे से ही 49 लाख रुपये ले लिए कि इंस्पेक्टर लगाने के नाम पे, और सारे पेपर बेच दिए। फिर कहने लगे बेच करके पेपर तो लीक हो गए। आज नौजवान हरियाणा प्रदेश के लोगों को, विशेष तौर से JJP के लोगों ने बहकाया था कि हरियाणा में जितनी भी फैक्ट्रियां लगेंगी 75% नौजवान हरियाणा प्रदेश के लगेंगे। आखिर वो जुमजना कहाँ गया। इसी प्रकार से ले दे करके हमारे पास एक फौज थी, फौज में चले जाते थे, 16 साल नौकरी करते थे, पेंशन मिलती थी और पेंशन के साथ साथ अस्पतालों में मुफ्त में दवाइयां मिलती थी। जब मिलिट्री से लौट करके आता था, नौकरी करके आता था, कैंटीन में रिजर्व प्राइस पे उसको सामान मिलता था। परंतु अग्निवीर को लगा करके ठेके पे मिलिट्री को कर दिया। 4 साल के बाद जब रिटायर होंगे, घर आ जाएंगे, ना पेंशन मिलेगी, ना किसी प्रकार का कोई सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन में उनको बढ़ने देगा और ना अस्पतालों में उनकी एंट्री होगी। इसी प्रकार से एक बोझ को भी खत्म करने का काम किया। साथियों, आज तो हरियाणा प्रदेश के नौजवानों का हमारे प्रदेश से मोह भंग हो गया। आप सुनने में ये आता है कि बड़े बड़े गांव में 500 फाइलें लगी हुई। हमारा नौजवान डोंकी वीजा लेकर के जान हथेली पे रख के 7 समुद्र पार जा करके जीवन यापन करता है। कोई अमेरिका जाता है, कनाडा जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, इंग्लैंड में जाता है, वहां जाके नौकरी करके अपना पेट भरता है। और हरियाणा प्रदेश से नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ किया, उससे हरियाणा प्रदेश के नौजवानों का मोह हरियाणा प्रदेश से मोह भंग हो गया। साथ में इतना ही नहीं, आज हरियाणा प्रदेश का जहाँ नौजवान का कचुम्बर इन्होंने काटने का काम किया है, वही हरियाणा प्रदेश के रक्षक विभक्षक बन गए। बाढ़ खेत को खाती है, दरिया के किनारे खुद पानी चूस गए हैं, बिजली खंभे चाट गए हैं, जल घर है तो जल नहीं, अगर बिजली घर है तो बिजली नहीं। आज सड़कें हैं और उनमें खड़े हैं, बड़े बड़े खड़े को मुड़ने वाला नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रक्षक भक्षक बन गए हैं। पेड़ा का विधायक मंत्री है, उनकी जूनियर कोच उनसे शिकायत लेके गई, कैसा व्यवहार किया कि मैं इस पंचायत में बता नहीं सकता। जिनसे ये देश तवक्को रखता है, आशा रखता है
कि हम मंत्री के पास जाएंगे अपनी फरियाद लेके तो हमारी रक्षा करेगा, परंतु यहाँ के मंत्री रक्षक की बख्शक बन गए हैं। मैं बाढ़ खेत को इसलिए कह रहा हूँ खाली कि यहाँ पे कोरोना काल था। कोरोना काल में किस प्रकार से रेमडेसिविर नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थे, बेड नहीं थे और कोई दवाई देने वाला भी नहीं था, परंतु हरियाणा प्रदेश की सरकार शराब बेचने में लगी हुई थी, शराब घोटाला हो रहा था। हरियाणा प्रदेश की सरकार कोरोना काल में रजिस्ट्री घोटाला कर रही थी। हरियाणा प्रदेश की सरकार धान घोटाला कर रही थी। 200 करोड़ रुपए आए थे फरीदाबाद में, कोई रिकॉर्ड नहीं, सारे के सारे हजम कर गए। ठीक इसी प्रकार से 400 करोड़ रुपए अमृत योजना के आए थे हमारे रोहतक में। वहां के सांसद ने कहा कि सारे के सारे डकार गए। कैथल जिले में 32 करोड़ रुपए सफाई करने के नाम पे आए, सारे गांवों में सफाई करी दिखा दी गई, झाड़ू तक नहीं मारा, 32 के 32 करोड़ रुपए खा गए। और इतना ही नहीं, रिचार्ज बोर्ड घोटाला हुआ आपके हल्के में, आपके गांव गांव में रिचार्ज बोर्ड लगे दिखाए गए। और इसी प्रकार से तालाब खुदाई घोटाला हुआ। तालाब एक है, खोदा 3 जगह से दिखाया गया, नरेगा से दिखाया गया, इसी प्रकार से पोर्ट अथॉरिटी ऑफ हरियाणा से दिखाया गया, सिंचाई विभाग से दिखाया गया, यानी कि पैसा 3 जगह से वसूल कर लिया और तालाब एक हो गया। आज हरियाणा प्रदेश की स्थिति इस प्रकार की है कि रक्षक भक्षक बन गए हैं, बाढ़ खेत को खाती है। मैं आप सबके बीच में इस बात के लिए कहने आया था कि तुम सब कहते हो जब नतीजे आते हैं, नागालैंड का, मेघालय का नतीजा आया, बहुत से साथियों ने मेरे से ये कहा कि लोग इसकी वोट तो देते नहीं बीजेपी की, और ये वोट गड़बड़ हैं, इसमें मशीन में गड़बड़ है। मैं नहीं मानता मशीन में गड़बड़ है। ये गड़बड़ ये करवाई जाती है। हम 36 जात के भाई गांव में बसते हैं, हमारे बड़े बडेरे हमें लेकर के आए थे, सारी जाति के भाई सबको बसाया था। इतना प्यार प्रेम है कि अगर गरीब की बेटी की शादी हो तो किसान का बेटा भी जाके कन्यादान वाल्मीकि की बहन बेटी को अपनी समझ के करता है। अगर जमींदार की बेटी की शादी हो तो गरीब वाल्मीकि, गरीब चमार का बेटा भी अपनी बहन बेटी समझ के कन्यादान करता है। यानी कि इससे हमारा अटूट संबंध कोई हो भी नहीं सकता। चाहे हम गुर्जर हैं, राजपूत हैं, चाहे हम जाट हैं, ब्राह्मण हैं, चाहे हम अहीर हैं, चाहे हम चमार हैं, चाहे हम खाती हैं, द्वार हैं, सनार हैं, नियार हैं, चाहे हम रेगर हैं, फटीक हैं, धानक हैं, चाहे हम किसी जात से संबंध रखते हैं, हम एक माला के मोती बन के दुख सुख के साथी बन के रहते हैं। हमारा भाईचारा है। परंतु यहाँ ऐसे सांसद आए, ऐसे बड़े एमपी जिन्होंने कहा एक जाति एक तरफ, 35 एक तरफ। यहाँ आए ऐसे लोग जिन्होंने हिंदू को सिख से, सिख को किस प्रकार से मुसलमान से लड़ाया। चाहे हम हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, हमारा भाईचारा आपस में है। परंतु भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग इसे तोड़ने का काम करते हैं। 2 भाई थे, 2 भाइयों का झगड़ा हो गया, एक बड़ा था और एक छोटा था। छोटे ने कहा कि लोग न्यारे हो रहे हैं तो मुझे नोरा चाहिए, बैठक चाहिए। बड़े की थोड़ी चौधर थी, उसने कहा कि नहीं दूंगा। पंचायत ने उसको बहुत समझाया कि नहीं, छोटे की छांट होती है, दे दे। बड़े ने कहा कि नहीं, मैं इसको तहसील में, थाने में पिटवा करके सीधा करवाऊंगा। चल दिया मोटरसाइकिल लेकर के जब जा रहा था तो पंचायत ने कहा कि भाई छोटे तुम भी दरखास्त दे, बराबर का केस बन जाएगा। जब छोटा निकला मोटरसाइकिल लेके तो देखा कि बड़े की धोती मोटरसाइकिल में फंसी हुई थी। छोटे ने कहा कि किसी की धोती फंस रही है। बड़े ने सोचा डांट मारे, फिर पीछे आया भाने सर और फिर जोर से कह के गया कोई गिर सकता है, उसकी नाड़ को चोट लग सकती है। तो फिर बड़े ने फिर सोचा कि ताना मार गया, छाती चीर गया। तो फिर देखा कि नहीं, वो रुका नहीं, उसने कोई धोती निकाली भी नहीं। भगवान दास जैसा कोई गांव का बोझिज आदमी खड़ा था। छोटे ने कहा रे भाई, मेरा भाई आ रहा है बड़ा, तू जा और उसको रोक करके ये कहना कि तेरी धोती फंसी हुई से निकालना। उसने कहा रुक भाई, वो रुक गया। तेरी धोती फंस रही है मोटरसाइकिल में, इसको निकाल ले। वो कहने लगा धोती तो मैं निकाल लूंगा, फिर ये छोड़ना के कह गया है। अरे नुका ये यही तो कह के गया है, मेरा बड़ा भाई का चोट लग गई।
वहीं से वापस हो गया, पंचायत में गया, हाथ जोड़ के कहने लगा कि जो नौरा जो बैठक मेरे भाई को चाहिए वही देने को तैयार हूं। पंचायत वाला ने पूछा, रे की बात हुई, तेरा क्या हुआ? कहने लगा, नौओं से मांस कभी अलग नहीं हुआ। मेरे भाई के दिल में आज भी मेरे प्रति आदर है, भाव है, मेरे प्रति इतना ही सम्मान है, इसलिए मैं इसको सारी चीज देने को तैयार हूं। हमारी जो गलतफहमियां हमें दूर कर लेनी चाहिए, एक दूसरे को प्यार प्रेम से हमें रहना चाहिए। मैं आप सबको एक बात पे और ले जाना चाहता हूँ। आपने रामायण देखी होगी, जब रामायण देखते हो तो एक प्रसंग ऐसा भी आता है, रामचंद्र का और रावण का युद्ध होता है। रावण को कहते हैं महाबली था, रामचंद्र जी तीर मार रहे थे, एक धड़ काटते तो 10 निकल के आ रहे थे। वास्तव में महाबली थे रावण, एक हाथ काटते तीर से तो 10 हाथ निकल के आ रहे थे। रामचंद्र जी बड़े चिंतित थे कि इसका क्या करूं, मैं तो इसको मारने फिरूं था, इसके 10-10 मुंह निकल के आ रहे। तो विभीषण आया, विभीषण ने कहा कि रामचंद्र ये महाबली है, तेरे बस का नहीं ऐसे, इसकी नाभि में तीर मार, ये तब मरेगा। रामचंद्र जी ने सीधा तीर नाभि में मारा तो रावण गिर पड़े और मूर्छित हो गए। रामचंद्र जी हंसे। रावण ने कहा, अरे रामचंद्र, मैं तेरे बस का नहीं था, ये तो मेरा भाई था विभीषण, जिसने सारा भेद खोल दिया और जाके तुझे बता दिया कि रावण इस प्रकार से मरेगा। यानी कि घर का भेदी भाई आज अगर किसी प्रकार से आपसे रुष्ट है तो समझ लेना लंका भी ढह सकती है। इसलिए किसी भी प्रकार से आपको किसी भी प्रकार से एक दूसरे से मतभेद नहीं रखना चाहिए। और हम इस भाईचारे को मजबूत कैसे करें? मजबूत हम एक दूसरे के प्रति अच्छा बोल के करें। काको किसको धन हड़े और कोयल किसको दे, मीठी बाणी बोल के जग को बस में कर ले। अगर कौवा किसी की दीवार पे आकर के मंडेर पे बोलता है तो हर कोई सोचता है कि इसके एक लठ मार के आ रहा है, इसमें दबा के। अगर कोयल बोलती है, मन में होती है, तो सबका दिल करता है ये और बोले और मेरी मंडेर पे जरूर बोले। तो साथियों, हमारी वाणी है जिससे हम दुश्मन भी बनाते चलते हैं और दोस्त भी बनाते चलते हैं। अगर हम अच्छी वाणी बोलेंगे एक दूसरे के प्रति, अगर हमारे गरीब के भाई के दुख सुख में हम शामिल होंगे तो समझ लेना हमारा भाईचारा मजबूत होगा। ये तो सर्व विदित है कि एक बार जुबान की यानी कि जीभ की और दांतों की लड़ाई हो गई। दांत कहने लगे हम बड़े, जीभ कहने लगी मैं बड़ी। दांतों ने कहा कमाल की बात है, तो कर दिए कुछ नहीं, काटते तो हम हैं, सारे भोजन को काटते हम तो हिलाती लाती है। अरे कहने लगे मेरा रोल बहुत बड़ा है, हर एक 32 के बीच में रहती हूँ। नंबर 1, अगर तुम काट लो ना काट लो, अगर मन ने कबोल बोल दिए तो कौन कोई एक मुक्का मारेगा, 32 के 32 आने पड़ोगे। मेरा बोला बोल बहुत कुछ होगा। तीर में इतनी वो ताकत नहीं होगी, तलवार में इतनी ताकत नहीं होगी जो मेरे बोल में होगी। बड़े बड़े महाभारत हो जाएंगे, बड़े बड़े युद्ध हो जाएंगे, महायुद्ध हो जाएंगे। इसलिए इस जुबान को हम भाईचारे के लिए प्रयोग करें, भाईचारा मजबूत करें। तोड़ने वाले तो आएंगे, तोड़ने वाले तो घूमते फिरते हैं। किस प्रकार से वोट हासिल की जा सकती, आप सबके बीच में मैंने बहुत सी बातें रखी हैं। आज ये बातें अगर कोई रखता है देश के सदर पे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, तो ये देश जिस देश ने आज़ादी हासिल की थी, यूं ही आज़ादी नहीं मिली थी, देश का संविधान यूं ही नहीं बन गया था। बहुत से नौजवानों ने कुर्बानी दी, बहुत सी माताओं के सिंदूर लुटे थे, गोदें खाली हुई थी, नौजवानों ने शहादत दी थी, तब जाके देश की आज़ादी और कानून लागू हुआ था। आज कोई बोलता है, शिवसेना के नेता बोले थे संजय रावत 102 दिन के लिए अंदर बंद कर दिए। बोले थे नीतीश कुमार जी जब विश्वास का मत अर्जित कर रहे थे तो हर उनके विधायक पे ईडी की रेड हो रही थी। बोले थे इस देश के अंदर से अंदर जैन हेल्थ मंत्री आम पार्टी के नेता दिल्ली के आज तक 6 महीने से जेल में है,
बोलते थे मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे और शराब का घोटाला करने के लिए कह करके जेल भेज दिए गए। आज कोई बोलता है, अगर ओम प्रकाश चौटाला बोलते हैं तो फिर उनको 2-3 बार के लिए जेलों में भेज दिया जाता है। ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, इनकम टैक्स है, पीछे पीछे रहती है। इसलिए दबी जुबान से आज लोग बोलते नहीं, क्योंकि डर लगता है। तो मेरे दोस्तों, मैं विशेष तौर से आपसे इतना ही कहना चाहता था कि आज इस डर के माहौल में हमें इस भाईचारे को मजबूत रखना चाहिए और सबको इकट्ठे होना चाहिए। आपके गांव में मुझे कहते हुए कोई ग्रेस भी नहीं, इस बात का कोई मुझे वो भी नहीं कि छुपा कर रखूंगा। आपके एमपी हैं, आपके यहाँ के एमपी हैं नायब सैनी। नायब सैनी जी आपके यहाँ के एमपी हैं, जानते होगे? नहीं जानते? आया नहीं था, वोट मांगने नहीं आया, धन्यवाद करने नहीं आया, कोई ग्रांट दी, कोई दुख सुख में आया। ये आते हैं और वोट लूट के चले जाते हैं, और लूट करके ये वोट जब चले जाते हैं, इन्हीं के पद चिन्हों पर हमारी मंत्री भी चलती है कि जाने की जरूरत नहीं। हम जाएंगे क्या कराएंगे, जाके लोग काम बताएंगे, काम बताओगे तो कह देंगे हमारी चलती नहीं। इनकी चलती है तो घपले और घोटाला में चलती है, जैसे सफाई घोटाला, रिचार्ज बोर्ड घोटाला, तालाब खुदाई घोटाला, ब्लॉक खरीदने का घोटाला, एक ही फर्म से खरीदो, कमेटियों के घोटाले, इनकी घोटालों में चलती है। इनको इस बात के कहने से सज जाती है, परंतु ये समझते हैं कि उस वक्त में हिंदू और सिख का विवाद करवा देंगे, जाति को जाति से दूसरी से लड़ा देंगे, भाई को भाई से लड़ा देंगे, अपना आप वोट हासिल कर लेंगे। इनको इस बात का वहम है, और ये भी वहम है कि हम वक्त पे इनको किसी को लोभन और प्रलोभन दे देंगे, वोट खरीद लेंगे, उससे वोट हासिल कर लेंगे। अब मैं 4 साल हो गए इस गांव में, एमपी साहब आए नहीं, मैं गुआंढ भी बहुत कर ली, किसी गांव में नहीं आया। अब आएंगे, जैसे अपने पागड़ी द्वार आते थे, फिर वो कहते थे गांव की गली गली में आवाज लगाते थे, को चिमटा ले लो, तनाड़ ले, को तांसला ले लो, कोई इस तरह की आवाज आती थी। फिर कोई भाग के ले लेता था, कोई जिसमें जरूरत होती थी। तो अब आएंगे, अब आवाज देंगे, आवाज दे करके कहेंगे तो गली बनवाओ, तो नाली बनवाओ, टूटी लगवाओ, तो सड़क बनवाओ। वो उस टाइम में कह के चले जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे, ये सारी चीजें बन जाएंगी, पर कुछ नहीं बनेगा उसके बाद। इनको इन सारी बातों के बहुत वहम हैं कि भाई नहीं, कोई जरूरत नहीं लोगों में जाने की, लोगों में जाने से लोग मांग रखते हैं। ये तो पिछले दिन को यूँ सोचते हैं संभाल लेंगे। आज विशेष तौर से मैं तो सचेत करने आया था कि भाईचारे को मजबूत रखना, आप लोगों का प्यार प्रेम और स्नेह वर्षों से जो मुझे मिलता रहा है, आज भी इतनी तादाद में पहुंचे हो, इस सब के लिए मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत ऋणी हूँ कि आपने जो आदर दिया, भाव दिया, प्रेम दिया, उसका कर्जा चुकाया भी नहीं जा सकता और किसी भी सूरत में उसे अदा भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही बस इतनी सी बात है कि आप आने वाले समय में कि हरियाणा प्रदेश इस दौर से गुजर रहा है कि आपके सामने है कि 2 साल से पंचायतों के चुनाव में 2 साल का हिसाब किताब कहाँ गया पंचायती राज में, कहाँ चले गए वो पैसे, कहाँ गई वो ग्रांट। और अब आपके सामने है कि सरपंचों को किस प्रकार से धरने देने पड़ते, किस प्रकार से लाठीचार्ज चंडीगढ़ में हुआ और किस प्रकार से 125 सरपंचों को पीट पीट करके, कभी कहते हैं कि हम नए सरपंच बना देंगे, कभी कहते हैं इनकी पावर ठेकेदारों को दे देंगे, और पुराने पेंशन बहाल करने पे कर्मचारियों को भगाया गया। गए थे वो भी इसी प्रकार से मांग लेकर के कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करो, उन पर लाठियां बरसाई गई। गए थे पिपड़ी में किसान, उन पर लाठियां बरसाई गई। आखिर कोई वर्ग ऐसा तो नहीं छोड़ा जिस पर लाठियां नहीं बरसाई गई हों। इन सब का हिसाब किताब चुकता करने के लिए इन्होंने जनता को परेशान करने के लिए परिवार पहचान पत्र बना दिए, जिसकी आमदनी 1,80,000 उस पर लिखी गई। उनकी बहुत से साथियों के पीले कार्ड कट गए,
थी तो उम्मीद 5100 रुपये पेंशन होगी, परंतु 5100 की जगह वो पेंशन ही कट गई, क्योंकि 1,80,000 रुपये लिखी गई। इसी प्रकार से कि 5 लाख लगभग बुढ़ापा पेंशन काट दी गई, 4 लाख बीपीएल कार्ड काट दिए गए, और हरियाणा प्रदेश की जनता को हर बात को कहते हैं कि पोर्टल पे डाल दो, कोई जरूरत नहीं मिलने की, पोर्टल पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा नहीं होगा, परंतु सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारों का स्वभाव होते हैं। जनतंत्र में जो लोग विश्वास करते हैं वो सत्ताएं बनाते हैं, बिगाड़ देते हैं। ये तो जनता है, कभी किसी को ताकत देती है, कभी किसी को, और जनता को कभी भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पे जननायक चौधरी देवीलाल सरीखे नेता हुए, जिनने हरियाणा प्रदेश की गद्दी को विराजमान होकर के शोभायमान किया था। यहाँ चौधरी बंसीलाल जैसे मुख्यमंत्री रहे, जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर अपनी बिजली के लिए पहचान बनाई थी। यहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसे मुख्यमंत्री रहे, जिसने सरकार आपके द्वार लगा करके गांव-गांव के विकास की दुंदुभी बजाई थी। यहाँ हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी है मनोहर लाल की, हम मानते हैं, परंतु सरकारें सदा नहीं रहा करती, सरकार आनी जानी होती है लोकतंत्र में। ये जनता जिसको चाहेगी उसको मुख्यमंत्री बनाएगी, प्रधानमंत्री बनाएगी, जिसको चाहेगी आसमान के जर्रे को तोड़कर, सितारे को तोड़ करके भी जमीन में मिट्टी में मिला देगी। तो इसलिए आज की जो माहौल है, स्थिति है, आज कोई छूने वाला नहीं। कलैत विधानसभा क्षेत्र में खड्डे खुदे हुए, चारों तरफ सड़कों का बेहाल है, स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। आज जो हालात बनाए हैं कि चिराग योजना शुरू करके जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा उसकी फीस तो सरकार देगी, और जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसकी फीस माँ बाप को देनी पड़ेगी। इन स्कूलों को भी बंद करने जा रहे हैं, यानी कि अडानी और अंबानी का राज है। अडानी 10 लाख करोड़ रुपये इधर उधर कर दिए, लोगों के पैसे खा गए, LIC के, SBI के, और उस जांच को भी दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये अडानी और अंबानी की सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। आप आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।